हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे पीडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, नीट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, तो हम लोग ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे कि हम लोग काफ़ी कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि पीडिग्री एनालिसिस क्यों जरूरी है। पीडिग्री एनालिसिस तो वेरी सिंपल, आप इसको समझ सकते हैं। ह्यूमन के अंदर हम लोग जेनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसऑर्डर जो भी प्रिवेलेंट होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर आ रहा है किसी फैमिली ट्री के अंदर, तो उसमें हम लोग पता करते हैं कि ये मदर फादर को डिजीज था तो चाइल्ड में जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ से हम लोग पीडिग्री एनालिसिस के थ्रू ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात ये आती है कि ह्यूमन के अंदर ये पीडिग्री एनालिसिस ही क्यों किया जाता है, डायरेक्ट जेनेटिक्स के बारे में पता क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसका सिंपल सिंपल रीजन ये है कि ह्यूमन के अंदर बच्चों डायरेक्ट जेनेटिक्स का स्टडी हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइफ साइकिल काफी लॉन्ग होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में लिखा है बच्चों, है कंट्रोल क्रॉस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मेंडल ने पी प्लांट और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में उस टाइम पे किया गया था। ओके, तो ये ह्यूमन बीइंग के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होता है बच्चों, पूरा का पूरा फैमिली हिस्ट्री को उठा के देखना पड़ता है कि पेरेंट्स कैसे थे, उनमें क्या डिसऑर्डर था। और जो कुछ भी एनालिसिस करते हैं हम लोग ट्रेट का, बहुत सारे सेवरल ऑफ जनरेशंस के अंदर विद इन अ फैमिली, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों पीडिग्री एनालिसिस। पीडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल यूज करने होंगे जो यहाँ पे गिवन है बच्चों। ये रेक्टेंगुलर जो दिखा रहा है ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है बच्चों। ये अफेक्टेड जब शेडेड पोर्शन होगा, डार्केंड पोर्शन होगा, तो उसको हम लोग अफेक्टेड इंडिविजुअल बोलते हैं। अगर ऐसा होगा तो अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल। ये तो सेक्स अनस्पेसिफाइड है जो अफेक्टेड है। दिस लाइन शोज द मेटिंग और द मैरिज लाइन। ये डबल लाइन शो करता है बच्चों कॉन्सेंजीनियस मैरिज, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है बच्चों मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिज। और पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो, यहाँ पे दिखाया गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है बच्चों कि यहाँ पे जो ऑर्डर दिखाया गया है बर्थ का वो लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट मतलब ये है कि ये वाला जो बच्चा होगा बच्चों, ये एल्डर होगा, ये यंगर होगा। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत सारे चिल्ड्रन को नीचे दिखा के पूछ सकता है कि कौन इसमें से एल्डर है, कौन यंगेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। और ये दिखाया गया पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, और ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को दिखाया गया है। तो आप सभी जानते हैं डीएनए ही है बच्चों जो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, तो इसीलिए ये ट्रांसमिट होता है। तो डीएनए ही है जो कैरियर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो आगे आने वाले प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग में भी, जनरेशन में भी वो चेंजेस दिखेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, तो जो भी कॉमन और प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कि एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है जो थिक स्टिकी म्यूकस को बिल्डअप करता है लंग्स के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर, और ये सीवियर रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कॉज करता है जो कि एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कुछ ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑटोसोमल रिसेसिव में 3 याद रखना है बच्चों। वो है बच्चों सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया और फिनाइलकीटोनुरिया। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आप एल्बिनिज्म याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केवल एग्जांपल आपको याद रखना है, वो गिवन है बच्चों हीमोफीलिया, और दूसरा है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो यही 2 एग्जांपल आपको केवल याद रखने हैं। बाकी हम लोग ये पीडिग्री एनालिसिस को, डायग्राम को काफ़ी अच्छे ट्रिक से इसको समझने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आते हैं इधर कलर ब्लाइंडनेस को लेके, तो जो कि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि ये मेल में ज्यादा होता है 8% इन कंपेरिजन टू द फीमेल 0.4% है। तो ये क्यों है, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो जीन होता है कलर ब्लाइंडनेस का वो एक्स क्रोमोसोम में होता है। तो ऐसा होगा जो फीमेल होगी बच्चों वो कैरियर हो सकती है, यहाँ पे अफेक्टेड हो सकती है, यहाँ पे भी अफेक्टेड हो सकती है। तो ये जो फीमेल दिखाया गया है, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा तभी वो अफेक्टेड होगा।
इस वाले केस में ये अफेक्टेड होगा, ये मेल के केस को शो करता है, और ये कैरियर है, तो जो कैरियर वाली फीमेल होगी वो नॉर्मल होगी, इसलिए फीमेल में ये चांसेस कम होते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है जो सन ऑफ अ वुमन हु मैरिज, ओके, हु मैरिज, इसको देखते हैं फिर से हम लोग एनसीईआरटी से। द जीन हैड अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, मतलब ये 50% चांस, यानी कि जो बाकी 50% बच्चों वो कैरियर होगी, तो कैरियर इज द नॉर्मल, इसीलिए ये कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कम होते हैं। मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव, ये रीजन यहाँ पे दिया है। मतलब ये हुआ कि इसका इफेक्ट को सप्रेस कर देता है मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन से, और डॉक्टर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज ए कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड, तो ओनली यही एक केस है। अब इस केस को समझने के लिए, एनसीईआरटी की एक लाइन को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कलर ब्लाइंड से डिसऑर्डर से रिलेटेड, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, ये कैरियर अफेक्टेड, ये सब हमने देख लिया है। ये एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन आया तो कोन फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए इंडिविजुअल कलर ब्लाइंड हो गया। अब ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये मोर कॉमन है मेल में फीमेल के कंपैरिजन में। इसके पीछे रीजन है हेमीजाइगस कंडीशन। इसमें क्या होता है, हेट्रोगेमेटिक जो सेक्स होते हैं उसमें ज्यादा चांसेज होता है डिसऑर्डर होने का। अगर ऐसा मेल होगा तो नॉर्मल होगा, लेकिन किसी भी एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उस पर कलर ब्लाइंड का जीन आ जाएगा तो अफेक्टेड हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं फादर से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है डॉटर को, मदर से कैरेक्टर जाता है सन को, तो ये पैटर्न होता है बच्चों क्रीज क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पता करना होगा कि परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड डॉटर। तो अपने दिमाग में एक चीज सेट रखें, अगर अगर ऐसा है मदर नॉर्मल है तो ऐसा चांसेस है कि जो सन भी होगा वो भी नॉर्मल होगा। ओके, तो इन्हीं सब चीजों को चेक करेंगे हम लोग। अगर मान लेते हैं यहाँ पे फादर अफेक्टेड है तो डॉटर अफेक्टेड होगी। ये सारी चीजें हम लोग अपने दिमाग में गेस करके यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। या तो आप क्रॉस करके परसेंटेज निकालें, या सिंपल गेसिंग से आप यूज करके फादर से क्रिस क्रॉस पैटर्न को यूज करके आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक बनेगा बच्चों एक्स एक्स सी, दूसरा बनेगा बच्चों एक्स एक्स सी बनेगा, दूसरा हमारे पास होगा बच्चों एक्स वाई, फिर तीसरा बन सकता है बच्चों एक्स एक्स सी, और फिर बन सकता है बच्चों एक्स वाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कलर ब्लाइंड सन होने के चांसेस 0 है, या आप पहले भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मदर कंप्लीट नॉर्मल है, और कलर ब्लाइंड डाउटर होने के चांसेस भी यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाउटर आ रही है वो कैरियर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो कलर ब्लाइंड डाउटर कब होगी? वो तभी होगी जब मदर को एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा। तो सेकंड केस में देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो फिर से चेक करते हैं बच्चों सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास क्या क्या चीजें बन के आ रही हैं। सेकंड केस में हमारे पास बन रहा है एक्स सी एक्स, दूसरा बन रहा है बच्चों एक्स सी वाई, और इधर बन रहा है बच्चों एक्स एक्स और एक्स वाई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सन है उसमें 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने का। क्यों? क्योंकि मदर जो है यहाँ पे कैरियर है, लेकिन वही फादर नॉर्मल है, अफेक्टेड नहीं है, तो आप देखेंगे डाउटर का चांसेस यहाँ पे 0% है। तो बिना आप क्रॉसिंग किए भी काफी आसानी से आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं ये थर्ड वाले केस में आपको दिखेगा कि ऐसा है बच्चों कि यहाँ पे एक्स सी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। आप पहले ही आंसर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फादर जो है अफेक्टेड है। अगर फादर अफेक्टेड है तो डाउटर अफेक्टेड होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि एक आएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक्स सी, दूसरा आएगा बच्चों एक्स सी वाई, थर्ड वन विल बी अगेन हियर एक्स सी वाई, थर्ड वन विल बी एक्स सी एक्स एंड एक्स वाई। आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा होगा कि देखिए ये जो डाउटर है ये कलर ब्लाइंड है। अब चेक करेंगे परसेंटेज कितना है कलर ब्लाइंड डाउटर का, तो है 50%, क्योंकि 50% यहाँ पे क्या है, कैरियर है। अगर फादर अफेक्टेड होगा तो 100% डाउटर अफेक्टेड होगी, यहाँ पे 50% आ रहा है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे सन को चेक करेंगे तो सन में भी 50% चांसेज है कलर ब्लाइंड होने का। ऐसे ही लास्ट में देखते हैं अगर मदर कंप्लीट अफेक्टेड है तो सन भी अफेक्टेड होगा। इस चीज को हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे। तो एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स सी एक्स, दूसरा बनेगा एक्स सी वाई, तीसरा बनेगा एक्स सी एक्स, और बनेगा एक्स सी वाई। तो ये देखिए पूरा का पूरा सन अफेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मदर अफेक्टेड है। तो ऐसे आप काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिंपल
मेथड यूज करके क्रीज क्रॉस पैटर्न को। एक और डिसऑर्डर है एनसीईआरटी में हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। तो हीमोफीलिया क्या है एक्चुअल में, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे आप देखेंगे म्यूटेशन हुआ तो ये एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन आ चुका है, तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्चुअल में एब्सेंट हो जाता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है और ऐसे में इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है। तो ये है बच्चों लीथल जीन। ओके, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ये अपीयर होता है। और अगर मान लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है यानी कि नॉर्मल जीन है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है आसानी से कोई भी सिंपल कट लगने से। लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो गया, कोई हीमोफिलिक पेशेंट है, तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा ही नहीं और इस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है और इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। यहाँ भी सेम चीज आप देखेंगे, ये वाली जीन और ये वाली जीन, तो ये तो लीथल है, ये तो बचेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमको समझना है कि हीमोफीलिया है जो बच्चों एनसीईआरटी लिखता है एक्सट्रीमली रेयर है। किसके केस में? फीमेल के केस में। क्यों भाई ऐसा है? तो ऐसा इसलिए है कि फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए मदर को एटलीस्ट कैरियर होना होगा और फादर को हीमोफिलिक होना होगा, जो कि अनवायबल है लेटर स्टेज इन द लाइफ, ये एनसीईआरटी लिखता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हीमोफीलिया का जो केस है वो एक्सट्रीमली रेयर है। ओके, तो ये कहानी आपको समझना होगा, क्योंकि ऐसी अफेक्टेड फीमेल ऑलरेडी डेथ हो जाएगी और ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, पॉपुलेशन में आएगा ही नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है अनवायबल इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जिससे कि आप दोनों चीजें आसानी से समझ पाएंगे। पूछा गया परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग जीन ऑफ 3 डिजीज। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। आप देख सकते हैं एक्स पे एक कलर ब्लाइंडनेस का भी जीन है, हीमोफीलिया का भी जीन है, तो एक कॉम्बिनेशन आपको ये बनते हुए दिखेगा। दूसरा बनेगा बच्चों एक्स कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और वाई हाइपरट्राइकोसिस। ओके, तो एक दूसरा ये बनेगा बच्चों। थर्ड बनेगा बच्चों हमारे पास एक्स एक्ससी और फोर्थ बनेगा एक्स वाई हाइपरट्राइकोसिस। काफी आसानी से देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑफस्प्रिंग है जहाँ पे जीन है 3 डिजीज का, तो आपको क्लियरली दिखेगा बच्चों, वो है केवल और केवल एक। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस भी है, हीमोफीलिया भी है, और ये हाइपरट्राइकोसिस भी है। तो ऐसा कंडीशन कितने में है? तो आउट ऑफ 4 1, तो 1/4 इंटू 100 यानी कि आ जाएगा बच्चों आंसर हमारा 25%। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम लोग डिसऑर्डर जो अभी तक हमने देखा हीमोफीलिया को एनसीईआरटी से भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है, जो कि ट्रांसमिशन शो करता है अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से कुछ मेल प्रोजेनी में। इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोटीन जो पार्ट होता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन का, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें सिंपल कट होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, क्योंकि क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर है हीमोफीलिया का, ये ट्रांसमिट करेगा डिजीज को सन के पास। अब पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसका रीजन क्या है बच्चों? तो मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, जो कि अनवायबल है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा पॉपुलेशन में दिखेगा ही नहीं। तो जो फैमिली पेडिग्री है क्वीन विक्टोरिया का, इसने बहुत सारे हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स को शो किया, इसलिए इस डिजीज को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यही था 2 एग्जाम्पल बच्चों जो आपको याद रखना था। किससे रिलेटेड? तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड, कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, ये सारी चीजें हमने देखा है। ये वीडियो एकदम परफेक्ट है आपको समझने के लिए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें आता है बच्चों सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है? आपको ये जीन याद रखना है, सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA और HBS। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल विल शो द डिजीज फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और जो कैरियर है apparently heterozygous individual apparently unaffected but they are carrier of the disease, क्योंकि इसमें 50% प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, इसलिए ये सिकल सेल ट्रेट को एग्जिबिट करेगा, शो करेगा। अब ये डिफेक्ट क्यों होता है? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड बाई वेलिन। एग्जाम में लिख देगा वेलिन सब्स्टिट्यूटेड बाई ग्लूटामिक एसिड, तो आपको ध्यान रखना है ग्लूटामिक एसिड बाई वेलिन। ओके, कौन सा पोजीशन पे ये भी पूछता है, तो 6th पोजीशन याद रखना है आपको, 6th पोजीशन ऑफ अल्फा नॉट बीटा ग्लोबिन चेन। तो यही सब आपसे चेंज किया जाएगा, 6 की जगह 8 लिख देगा, बीटा की जगह अल्फा लिख देगा। ओके, और जो सब्स्टिट्यूशन होता है इससे रिजल्ट होता है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन GAG से GUG में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के भी नाम से जानते हैं। और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है बच्चों
अंडर पॉलीमराइजेशन लो ऑक्सीजन कंटेंट में इसमें पॉलीमराइजेशन शुरू होता है, ऑक्सीजन टेंशन शुरू होता है, जिससे कि शेप ऑफ आरबीसी बाइकॉन्केव से सिकल सेपेट में चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिकल सेपेट का केस है, ये बाइकॉन्केव से सिकल सेपेट में चेंज हो गया है। एग्जाम में ये डायग्राम भी आपसे दे के पूछा जा सकता है। तो आपको चेंज दिखाना है 6 पे, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन। जीएजी की जगह कौन आएगा बच्चों? जीयूजी आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिनाइल कीटोनुरिया ये इनवर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ भी जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें एक एंजाइम नहीं होता है जो कन्वर्ट कर सके अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। इस वजह से क्या होता है, ये एक्युमुलेट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है और ये ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन भी शुरू होता है। ये सब एग्जांपल है बच्चों प्लियोट्रोपिक जीन का, जहाँ पे सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है मोर देन वन कैरेक्टर का। सिकल सेल एनीमिया आल्सो इज अ प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल, जहाँ पे सिंगल जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। तो ये सब एनसीईआरटी से आउट भी चीजें हैं, लेकिन ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। आगे आते हैं थैलेसेमिया। तो ये भी ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज है जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग जब दोनों पार्टनर अनअफेक्टेड कैरियर होंगे, यानी कि हेटेरोजाइगस में होंगे। अब यहाँ पे रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा एंड बीटा, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाता है। इससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, जिससे कि एनीमिया होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है इस डिजीज का। और ये क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसेमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होता है, बीटा थैलेसेमिया में बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होता है। अल्फा थैलेसेमिया बच्चों कंट्रोल होता है दो क्लोजली लिंक जीन, आपको याद रखना है HbA1 HbA2। और अल्फा कहाँ पे है बच्चों, तो ऐसे याद रखेंगे, ऐसे अल्फा कहाँ पे बच्चों, तो 16th ऑफ ईच पेरेंट सेल ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन। ओके, तो ये क्रोमोसोम 16 पे है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, ऐसे ये देखिए 6 की तरह दिख रहा है, तो ये आप याद रखेंगे ऐसे 6 की तरह और ऐसे। ओके, तो ये अल्फा, अल्फा से आप 6 बनते हुए दिख रहा है तो याद कर सकते हैं। अगर एक याद रहेगा तो बीटा भी आपको ध्यान हो जाएगा, सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम 11, तो एक याद रहेगा तो दूसरा आप आसानी से कर पाएंगे। और थैलेसेमिया कैसे अलग है, ये एग्जाम में पूछता है, असर्शन रीजन में भी पूछता है, क्योंकि फॉर्मर यानी कि थैलेसेमिया जो है बच्चों क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट क्वांटिटी कम बन रहा है, ओके, ग्लोबिन मॉलिक्यूल का। लेकिन जो बाद वाला है यानी कि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, यहाँ पे आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है, जिससे कि फंक्शनिंग इनकरेक्ट ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का फंक्शनिंग हो रहा है इनकरेक्टली, मतलब जीएजी की जगह जीयूजी आने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे कि आरबीसी का शेप चेंज होना और बाकी और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना था। अब हम लोग कोशिश करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी देख लें और फिर हम लोग ट्रिक पे आते हैं। ओके, तो देखते हैं बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपको पता है म्यूटेशन में हम लोग एनियोप्लॉइडी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, या तो वो गेन करेगा क्रोमोसोम का या लॉस करेगा, जिसको हम लोग एनियोप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। इसमें हाइपर और हाइपर एनियोप्लॉइडी आता है। हमें ध्यान क्या रखना है, डाउन सिंड्रोम, जो कि गेन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है बच्चों, तो ये लॉस से होता है, लॉस से होता है। ओके, एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब साइटोकाइनेसिस नहीं होता है आफ्टर टीलोफेज स्टेज, तो पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। लेकिन ध्यान रखना है ये ऑफन प्लांट्स में दिखता है, एग्जाम में प्लांट की जगह एनिमल कर देगा। और बाकी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 22 पेयर ऑटोसोम्स है, ओके, 1 पेयर है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास ट्राइसोमी, मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ट्राइसोमी में ऐड होना, मोनोसोमी मतलब कम हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे 3 डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, हमें बस एग्जांपल ध्यान रखने हैं। डाउन सिंड्रोम जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, ये एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21 से आता है, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने भाई इसको डाउन सिंड्रोम नाम दे दिया। अब यहाँ पे फीचर पूछा जाएगा, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, फॉरो टंग, पार्शियली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, बहुत सारे ऐसे हाथ पे क्रीज होंगे। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। इसके अलावा और क्या आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ओके, ब्रॉड फ्लैट फेस और मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, इसको हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं मून फेस, हम लोग करके याद कर सकते हैं इसको।
ऐसे ही क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है बच्चों, इसमें आपको याद रखना है 47XXY। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, यानी कि यहाँ पे ऐड हो रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो आपको देखेंगे ऐसे इंडिविजुअल में होना चाहिए था XY तो मेल, लेकिन एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने से फेमिनाइन डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेल के अंदर जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं गैनेकोमेस्टिया। तो जो गाइनो होते हैं डॉक्टर, वो फीमेल के लिए, उसी से आप ध्यान रख सकते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम आप याद कर सकते हैं कि KG AK 47 से आप याद कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 47 क्रोमोसोम का नंबर हो रहा है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। ओके, और ये 47 मतलब XXY, यानी कि XY था, मेल था, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से उसमें फीमेल का डेवलपमेंट हो गया, फेमिनिन डेवलपमेंट हो गया, तो इससे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में एक कम होता है, T45 आप याद रखना बच्चों। इसमें क्या होगा, 45 विथ XO, यानी कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो गया है, एब्सेंस हो गया है। और ऐसी फीमेल जो होती है स्टेराइल होती है, ओवरी रूडिमेंट्री होता है, बाकी और भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। ये जितना कुछ था बच्चों एनसीईआरटी से हमने डिस्कस तो कर लिया। अब हम लोग उस ट्रिक पे आते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का है, ये टर्नर सिंड्रोम का है, तो ऐसे एग्जाम्पल डायग्राम आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग आते हैं उस ट्रिक पे जिसके बारे में हम लोग बहुत देर से डिस्कस करने वाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस आपको कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको दिखे अगर पी डिग्री के अंदर कि दोनों के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और कोई भी एक अफेक्टेड है, 3-4 प्रोजेनी में से 2 भी अफेक्टेड हो सकता है, बस आपको मतलब रखना है एनी वन अफेक्टेड से। तो ऐसे केस में बच्चों कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं पॉसिबल है। जब भी होगा ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगा। ये ट्रिक पूरा का पूरा सही है, आपको वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। अगर इसको मान लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, तो देखिए ऐसे केस में बोथ पेरेंट्स नॉर्मल हो गए कि नहीं हो गए, और ऐसा तो कोई ना एक आएगा ही, तो ये अफेक्टेड हो गया। तो ऐसे केस में ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, लेकिन डोमिनेंट रखेंगे तो ये अफेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे केस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन में आप सर्च करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव को। सिमिलरली अगर दोनों पेरेंट्स आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं, मतलब ऐसा केस होगा बच्चों डोमिनेंट के लिए, तो ये अफेक्टेड हो जाएगा। और दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो ऐसा कोई एक आएगा, और ये तो डोमिनेंट डिसऑर्डर में नॉर्मल होगा। तो ऐसे केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल होगा, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं होगा। अब बात आती है कि दोनों स्टेप फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों नॉर्मल भी नहीं है, दोनों अफेक्टेड भी नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, और ऐसे केस में या तो 100% ऑटोसोमल रिसेसिव मिलेगा या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मिलेगा। आप आगे चल के भी चेक कर सकते हैं पी डिग्री में। यहाँ पे देखिए बोथ पेरेंट्स नॉर्मल, एनी वन अफेक्टेड। तो अगेन आपको सेम चीज, बोथ पेरेंट्स नॉर्मल, एनी वन अफेक्टेड, यानी कि आपको दिमाग में ऐसा ड्राइंग करना है कि अच्छा ये रिसेसिव में ये नॉर्मल होगा तभी तो ऐसा आएगा जो अफेक्टेड होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये नहीं पॉसिबल होगा। कब नहीं पॉसिबल होगा, जब फादर नॉर्मल होगा और डॉटर अफेक्टेड होगा। वेरी सिंपल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी डिसऑर्डर होता है वो फादर से जाता है डॉटर को। अगर फादर को नॉर्मल दिखा रहे हैं तो डॉटर भी नॉर्मल होना चाहिए। ओके, तब एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान सकते हैं। लेकिन अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्टेड दिखा रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में फादर के नॉर्मल होने पे डॉटर अफेक्टेड नहीं हो सकती है। इसीलिए ऐसा कब हो सकता है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर पी डिग्री में दिखता है कि फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही मदर से कैरेक्टर जाता है सन को, अगर मदर को अफेक्टेड दिखा रहा है और सन को नॉर्मल दिखा रहा है, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, तो वहां पे भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सन को अफेक्टेड होने के लिए मदर को अफेक्टेड होना होगा। तो अगर मदर अफेक्टेड है तो सन भी अफेक्टेड होगा, तब हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोल सकते हैं। लेकिन अगर मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है, यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल है। बार बार आप ध्यान देंगे, रिसेसिव नॉट पॉसिबल का केस हम लोग देख रहे हैं। ओके, ऐसे ही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फादर अफेक्टेड है बच्चों, डॉटर भी क्या होनी चाहिए, अगर डोमिनेंट है तो अफेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, मींस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही मदर नॉर्मल और सन अफेक्टेड, यानी कि मदर नॉर्मल है तो सन भी नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन सन अफेक्टेड है यानी कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा आते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर मदर अफेक्टेड दिखे, फीमेल अफेक्टेड दिखे, और सारे फीमेल अफेक्टेड दिख रहे हैं पूरे पेडिग्री के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैटरनल इनहेरिटेंस है। ऐसे ही वाई लिंक जो होगा, अगर मेल अफेक्टेड होगा तो सारे मेल अफेक्टेड होंगे। तो ये पॉइंट आप यूज करके बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए
अब कोई भी क्वेश्चन है उसमें बिना पेन यूज किए, बिना कुछ लिखे क्वेश्चन सारे पी डिग्री के कर सकते हैं हम लोग। सिंपल ये 4 स्टेप से देखिए। बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, एनीवन नॉर्मल, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन नॉर्मल आपको दिख रहा है ना, तो बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, एनीवन नॉर्मल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों। अफेक्टेड से नॉर्मल तभी आएगा जब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो। ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे ही ये डिसऑर्डर दिखाया गया है, बोल भी दिया है कि एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव है अगर फोर्थ इंडिविजुअल होमोजाइगस नॉर्मल है। होमोजाइगस नॉर्मल है बच्चों, देन फाइंड आउट कैरियर इंडिविजुअल। होमोजाइगस नॉर्मल मतलब फोर्थ वाला जो इंडिविजुअल होगा बच्चों वो ऐसा होगा, तभी तो होमोजाइगस नॉर्मल होगा। तो कैरी, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो रिसेसिव में ये वाला तो नॉर्मल होता है, और होमोजाइगस नॉर्मल मतलब ये फोर्थ का हमें पता चल गया। तो हमें कैरियर इंडिविजुअल पता करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला दूसरा कैसा रहा होगा ये हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफेक्टेड आ रहा है, यानी कि ये वाला ऐसे रहा होगा तो नॉर्मल है, ये भी ऐसे वाला नॉर्मल है, तभी तो एक ऐसा आएगा। तो पहला दूसरा तो हमें कैरियर पता चल गया कि एक कैरियर इंडिविजुअल है, तो फर्स्ट टू आर द कैरियर इंडिविजुअल। सिमिलर हियर ऑल्सो, अगर ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है तो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स कैसे मिलेगा। अगर हम लोग 4 और इसका क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ सिक्स कैसा मिलेगा, या तो ऐसे मिल सकता है या तो ऐसे मिल सकता है। ये फिफ्थ सिक्स भी हमारे पास कैरियर इंडिविजुअल हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो ये सिंपल सा मेथड है जिसको आप यूज करके पता कर सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन दिख रहा है थर्ड, जहाँ पे बहुत सारे डिग्री दिए गए हैं और उसमें से आपको हर ऑप्शन में चेक करके बताना है। तो आपको फिर वही मेथड, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं है आप चेक कर सकते हैं। सिमिलर जो मैंने बताया कि अगर स्टेप 1 टू फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं यस फर्स्ट वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट या सेकंड वन इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। बट ये जो सी वाला दिया गया है, सी वाले में बोथ नॉर्मल और अफेक्टेड मिल रहा है। तो नॉर्मल से अफेक्टेड कब मिलता है बच्चों, जब ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव यानी कि सी वाला तो क्लियर हो गया कि भाई ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सी पे टिक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी को देखना है। तो सबसे पहले मैं एक को चेक करता हूँ कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है। तो अगर ऐसा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए मैं मान रहा हूँ कि ऐसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये नॉर्मल है तो ऐसे रहेगा। ये अफेक्टेड है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, फिर अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा हाँ ऐसे पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ, अगर ये वाला हम लोग लेके चलते हैं हमारे पास कुछ सारे के सारे अफेक्टेड आएंगे, लेकिन सारे के सारे अफेक्टेड नहीं है, यानी कि इसमें ये वाला पॉसिबल होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी पॉसिबल है। इसमें हम लोग चेक करेंगे बिल्कुल सेम तो है, इसके जैसा ही तो है, तो इसमें भी पॉसिबल है। लेकिन क्या सी वाले में ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अगर इसको हम लोग नॉर्मल लेके चल रहे हैं तो ऐसा ऐसा रहेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, लेकिन ऐसा ऐसा तो ये होगा नहीं ना। अगर ऐसा ये होगा तो पूरा का पूरा इधर भी स्मॉल ए आएगा, लेकिन यहाँ तो अफेक्टेड दिख रहा है, इसीलिए ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही ऑटोसोमल रिसेसिव भी आप चेक कर सकते हैं। फिर वही स्टेप 1 टू फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। फिर चेक करते हैं इसको, अगर ये नॉर्मल है तो ये कैसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा रिसेसिव के लिए। ये वाला अफेक्टेड है तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल ए। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल अफेक्टेड दोनों है, यानी कि हम लोग पीडिग्री में क्या लेके चलेंगे, नॉर्मल अफेक्टेड को देखने के लिए अगर ये लेके चलेंगे तो सब अफेक्टेड मिलेगा, तो हम लोग ये लेके चलेंगे। तो रिसेसिव भी दिख रहा है बच्चों, सिमिलरली ये भी दिख रहा है। अब आगे देखते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर अगर पीडिग्री में आपको फादर अफेक्टेड दिख रहा हो और डाउटर नॉर्मल दिख रहा हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फादर अफेक्टेड है तो डाउटर भी अफेक्टेड होगा, और ऐसा है भी। मदर नॉर्मल है, सन नॉर्मल है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। ये भी तो सेम ही केस है, फादर अफेक्टेड है, डाउटर नॉर्मल दिख रही है, डाउटर अफेक्टेड भी है नॉर्मल भी, यानी कि कैरियर वाली भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। इस वाले में ऐसा है बच्चों कि फादर जो है वो नॉर्मल है और डाउटर अफेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता है, क्योंकि फादर नॉर्मल डाउटर अफेक्टेड नॉट पॉसिबल। डोमिनेंट में चेक करते हैं, अगर फादर अफेक्टेड है तो पूरा 100% डाउटर अफेक्टेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डाउटर नॉर्मल भी है, तो ये नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही फादर अफेक्टेड है तो 100% डाउटर अफेक्टेड होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे फादर नॉर्मल है तो 100% डाउटर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन फादर नॉर्मल और डाउटर अफेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि ये भी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मदर और इधर तो सन का दिखाया नहीं है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को वेरी इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही
आप देखोगे नेक्स्ट जो चीजें दी गई हैं, ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफी क्लियर दिख रहा है। ये एक्स लिंक है क्योंकि ये फादर ऐसा है, अफेक्टेड है, तो डॉक्टर कैरियर हो सकती है। वेरी सिंपल। अब मदर नॉर्मल है तो सन भी यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा है, यानी कि ये एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है। ओके, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले में देखिए, ये मेल है, अगले प्रोजेनी में सारे के सारे मेल अफेक्टेड, यहाँ भी मेल अफेक्टेड, यहाँ भी मेल, यहाँ भी मेल, यहाँ भी मेल, तो ये आपको क्लियर हो गया कि बच्चों ये वाई लिंक्ड होगा। ऐसे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों आपके लिए। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं इनको, लेकिन फिर भी आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए, पेरेंट्स नॉर्मल, एनी वन अफेक्टेड, बच्चों सोचना ही नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन के अंदर राइट हैंड डोमिनेंट है लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो क्या ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो लेफ्ट हैंडेड से? तो दो लेफ्ट हैंडेड मतलब ये, दो लेफ्ट हैंडेड से ऑलवेज हम लोग को लेफ्ट हैंडेड ही मिलेगा। अब इस डिग्री से आपको प्रिडिक्ट करना है, तो आपको क्लियर दिख रहा है भाई, मदर कैरियर है तो सन अफेक्टेड हो सकता है, फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल है, यानी कि ये फिर से आपको दिख रहा होगा कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। ऐसे ही सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने बोला था कि बोथ स्टेप नॉट फॉलोड देन 100% ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट। यहाँ पे ऑप्शन में ऑटोसोमल रिसेसिव गिवन है, आप कर सकते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गिवन है फादर अफेक्टेड, तो डॉटर अफेक्टेड होना चाहिए, यानी कि ये एक्स लिंक नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन यहाँ पे मैटरनल इनहेरिटेंस भी गिवन है, यानी कि इस पेडिग्री में आपको दिख रहा है मदर नॉर्मल है, यहाँ पे सन नॉर्मल है, वेरी गुड। यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, सारे सन अफेक्टेड है, तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, मैटरनल इनहेरिटेंस हो सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखें, अफेक्टेड से आपको मिल रहा है नॉर्मल, कुछ सोचना ही नहीं है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ओके। और यहाँ पे क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिसऑर्डर का भी क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक वोमेन है, उसका नॉर्मल विजन है, उसने शादी किया एक मैन से जिसका नॉर्मल विजन है, वेरी गुड। उसने एक कलर ब्लाइंड सन को बर्थ दिया, तो ये कब पॉसिबल है भाई, जब मदर नॉर्मल है, लेकिन वो मदर कैसी रही होगी, कैरियर। उसने नॉर्मल विजन वाले के साथ शादी किया, मतलब ये रहा होगा, तो इससे इनको कलर ब्लाइंड सन मिला होगा, नो इशू, ये पॉसिबल है। बाद में इसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उसने एक कलर ब्लाइंड मैन से शादी किया, मतलब आपको कुछ नहीं करना है भाई, ऐसा वाला क्रॉस करके आपको बता देना है एबनॉर्मेलिटी को। ऐसे ही एक फादर है जहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो आपको ध्यान रखना है भाई, मैन को फादर से कैरेक्टर नहीं जाता है, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैरिज अ वुमन हु हैज अ कलर ब्लाइंड मदर, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, इस वुमेन के बारे में पता करना है जिससे वो शादी कर रहा है। तो उसने कोई ऐसे वुमेन से शादी किया जिसके पास कलर ब्लाइंड मदर है, यानी कि ऐसी मदर रही होगी उस वुमेन की, और नॉर्मल फादर मतलब ऐसा रहा होगा, ओके। अब इससे हाँ, इससे ये इस मैन ने शादी किया है, तो ऐसे में ये वुमेन कैसी रहेगी, तो ये वुमेन रहेगी एक्सी एक्स और होगी एक्सी वाई और एक्सी एक्स और एक्सी वाई। आपको ध्यान रखना बच्चों, ये जो मदर होगी वो कैरियर होगी, मतलब जिससे वो शादी कर रहा है, और इसके फादर कलर में तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा होगा। इससे आप पता कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, तो आपको केवल मेल के अंदर काउंट करना होगा। ऐसे ही फादर का नॉर्मल जीनोटाइप है, मदर कैरियर है, नॉर्मल जीनोटाइप, फादर शो नॉर्मल जीनोटाइप, मदर शोज अ कैरियर ट्रेट, यानी कि XHY है, इसका आप क्रॉस करके बता सकते हैं। ओके, इस वाले में बोला गया है, तो आपको देखेंगे ये फीमेल मदर से सन को जा रहा है, मतलब ये है मदर से सन, फादर से डॉटर, ये है बच्चों क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि सेक्स लिंक्ड का आपको एग्जांपल यहाँ पे ढूंढने हैं, तो एक ही एग्जांपल गिवन है, वो है हीमोफीलिया। तो ऐसे करके हमने ये मेथड यूज किया, वो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प किया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नेक्स्ट हम लोग किस टॉपिक पे आप लोग लेक्चर देखना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आप जरूर देखें। पी डिग्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आप करें, कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप चैनल जो भी है उसको ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।